मॉर्निंग। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में रिसर्च प्रपोजल के कुछ स्टेप्स देखे थे कि हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल, और उस रिसर्च प्रपोजल के फॉर्मेट में देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज दैट इज प्रिलिमिनरी सेक्शन, सेकंड वन इज मेन बॉडी एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल पार्ट। सो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। फर्स्ट सेगमेंट में या फर्स्ट सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहला था टाइटल पेज। You have to make a title page of your research proposal. Second one is table of contents. Third one is list of illustrations जैसे चार्ट, ग्राफ, टेबल जो भी आपने इस्तेमाल करा है. Fourth one is abbreviation. In main body there are four major components. First is introduction. Second one is review of related literature. Third one is methodology and fourth one is probable characterization. And in external part there are two major parts. There are डिफरेंसेस एंड एपेंडिसेस। तो ये एक रिसर्च प्रपोजल का मैंने आपको एक कंपोनेंट्स बताए थे कि ऐसे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए, और हमने नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है इस पर बात करेंगे। आज हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस प्रॉब्लम पे हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि उस प्रॉब्लम का मेथोडोलॉजिकल पार्ट अगर हमें अपने प्रपोजल में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आज हमने जो प्रॉब्लम ली है वो है I study of personality and values of students studying in government and private schools of Uttar Pradesh. ये suppose your research problem you want to know कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में उत्तर प्रदेश से जो गवर्नमेंट और सरकारी निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका व्यक्तित्व और मूल्य का आप अध्ययन करना चाहते हैं। ये आपका एक समझ लीजिए रिसर्च प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू मेक अ प्रपोजल, और आप अपने सुपरवाइजर को दिखाते हैं कि सर मैं इस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना चाहती हूँ, ये मैं प्रपोज करना चाहती हूँ, इसमें मैं डिसर्टेशन करना चाहती हूँ। तो आप कहेंगे, आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो कहेंगे भाई आप इस पर एक रिसर्च प्रपोजल बनाकर लाओ। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट यानी आप अपना जो भी स्टडी है उसका बैकग्राउंड लिख कर लाओ, कॉन्सेप्ट नोट लिख कर लाओ, थोड़े से स्टडीज को कलेक्ट करो कि ऐसी स्टडीज ऐसा तो नहीं पहले हो चुकी हूँ, अगर हो भी चुकी है तो किन किन डायमेंशंस में हुई है वो बताओ, और क्या रिसर्च गैप है। तो इन नटशेल वो कहेगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करो, दैट इज सेकंड पार्ट। थर्ड वन इज कहेगा कि आप करेंगे कैसे। थर्ड वन में क्या करेगा, कहेगा आपसे सुपरवाइजर कि भाई आप करेंगे कैसे, यानी मेथोडोलॉजिकल पार्ट क्या है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात कही ना कि जब भी आप कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो, बनाते हो, तो उसके फॉर्मेट में रिसर्च प्रपोजल में कोई भी, जैसे मैंने कहा मेन बॉडी में सबसे पहले यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑब्लिक कॉन्सेप्ट नोट, करेक्ट। थर्ड वन इज सॉरी सेकंड वन इज रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी। अब आप ध्यान से देखो, आप कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं और उस पर काम करना चाहते हैं, तो आपको जो आपका सुपरवाइजर है, कंसर्न सुपरवाइजर, वो आपसे तीन सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? पहला सवाल नो व्हाट इज, सबसे पहला सवाल क्या पूछेगा? व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर रिसर्च प्रॉब्लम टुवर्ड्स योर सुपरवाइजर। समझ में आ गई बात। सेकंड वन इज व्हाई यू वांट टू स्टडी, व्हाई यू वांट टू स्टडी या व्हाई यू वांट टू टेक दिस प्रॉब्लम एज योर रिसर्च प्रॉब्लम। आपको बताना पड़ेगा आप क्यों करना चाहते हैं। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट सम रिसर्च गैप्स, करेक्ट। थर्ड वन इज हाउ, वेरी गुड, कि आप इसको करेंगे कैसे, ये भी अपने सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं आपके रिसर्च प्रपोजल के, इंट्रोडक्शन, रिव्यू और मेथोडोलॉजी, ये बेसिकली व्हाट, व्हाई एंड हाउ को बता रहे हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना ये क्या है, पहली बात, क्योंकि वो नया नया होगा। दूसरा,
आप क्यों करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एविडेंसेस बताने पड़ेंगे कि हम इसलिए करना चाहते हैं। थर्ड वन आपसे क्या पूछा जाए, कैसे करोगे, तो वो भी आपको तरीका बताना पड़ेगा। तो ये दोनों पर तो बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं इस पर करेंगे कि हम कोई भी रिसर्च प्रपोजल जब दें तो उसकी मेथोडोलॉजी का पार्ट कैसे लिखें और हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे परस्यू करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज हम लोग एक रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं और ये वाला पार्ट लेते हैं। तो पहली जो रिसर्च प्रॉब्लम है जो मैं ले रहा हूं वो है आ स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी and values of students studying in government and private schools of उत्तर प्रदेश। यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. यहाँ तक बात समझ में आई? ये आप सपोज आप एक सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढनी है, वो रिसर्च प्रॉब्लम आपको मिल गई, आपके पास है। अब यू नीड टू जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ योर सुपरवाइजर व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस एंड हाउ वी आर गोइंग टू परस्यू। यही तो बात हुई ना? Yes, sir. तो अब इसमें आपको मोटा मोटा अगर थर्ड वाले में हाउ पे चले, हाउ रिप्रेजेंट द व्हाट इज योर मेथोडोलॉजी, तरीका, मतलब आप इस रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च के थ्रू कैसे करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा पहला कि आपकी रिसर्च अप्रोच क्या है, करेक्ट। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, आपकी टाइप ऑफ रिसर्च क्या है। तीसरा मेथड ऑफ रिसर्च क्या है। करेक्ट बात है। जैसे मैंने आपको बताए थे देयर आर 3 अप्रोचेस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड रिलेटिव। Quantitative approach is used when data is available in numerals. If data is not available in numerals, then we can apply qualitative. If the data is available both the forms, तो according to the data we can use each, कोई भी हम एक अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस अप्रोच में यहाँ पर हमें स्टडी करना है पर्सनालिटी और वैल्यू। तो हमने पर्सनालिटी का टूल लिया, वैल्यू का टूल लिया, हमें कुछ नंबर्स मिले और हमने एनालिसिस कर। तो we may use quantitative because we are assuming the data will come in the form of numbers, scores, mean scores, correct? तो may be considered as quantitative one, correct? दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च में we are describing, we are analyzing what is what are the personality and value, personality traits and value patterns of students studying in government and private schools of, simple सी बात है ना। we are describing what is the present status. So if we are considering what is, and then it will be considered as descriptive type of research. समझ में आ गई बात? तो descriptive. Third one is what will be the method. There are 3 methods basically. I have discussed earlier. There are 3 methods in descriptive. First is survey, second one is the relationship, and third one is development. तो बेसिकली इस तरह के जो होते हैं जिसमें हम सर्वे टाइप के रिसर्च ही करते हैं, जब हमें कोई भी वेरिएबल्स के ओपिनियन लेने हो या क्वेश्चनर बनाना हो या हमें कोई इस तरह का डेटा लेना हो जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो, तो सर्वे टाइप। तो मेथड इसका क्या हो गया, सर्वे। सो अप्रोच क्वांटिटेटिव, टाइप ऑफ रिसर्च डिस्क्रिप्टिव, मेथड सर्वे। समझ में आ गई बात? अब हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी। तो आप इसमें जब अप्रोच ऑफ रिसर्च में लिखेंगे तो आप एक लाइन में लिखेंगे, इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल अप्लाई
क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ द रिसर्च। सेकेंड वाले में क्या लिखेंगे? इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल अप्लाई द डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें क्या लिखेंगे मेथड में? इन दिस रिसर्च इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल अप्लाई सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च। करेक्ट बात है। आप पॉपुलेशन में आप क्या लिखेंगे? इन दिस स्टडी क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टडी में इन दिस स्टडी ऑल द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल ऑफ यूपी will be considered या will be taken as a population. बस will be because we are proposing now, and if we are proposing something it will always in future brings. समझ में आ गई बात? So will be taken as population. यानी उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में लिया जाए हिंदी में। समझ में आ गई बात? तो ये पॉपुलेशन हो गया। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे यूपी में कितने गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे और उन गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने हजारों बच्चे होंगे, बोलो भैया। तो सब पर सबसे डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? सैंपल सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? जो कि हमारा 5वां सेगमेंट है इसका, सैंपल। ठीक, सैंपल। और सैंपल इज बेसिकली अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो यानी ऐसा सैंपल लो जिसमें पॉपुलेशन के समस्त कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी को हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे। करेक्ट। तो सैंपल, मान लिया हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अब यूपी में हम डिलिमिट कर देते हैं, केवल हम कानपुर सिटी के ही लेंगे। कानपुर सिटी में जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको हम लेंगे। एक अंदाजन मान लेते हैं कि कानपुर सिटी में गवर्नमेंट में 100 स्कूल्स होंगे और प्राइवेट में 200 स्कूल्स होंगे। इमेजिनरी है सपोज। अब 100 स्कूल में अगर हम 100 का भी एवरेज लेंगे, मान लिया 100 स्कूल में 100 ही बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो भी कितने हो गए? 10,000। कितने हुए? और इधर भी मान लिया 200 में 200 स्टूडेंट ही पढ़ेंगे तो 40,000। ठीक है, 40,000 एंड 10,000। अब आप देखो कि ये जो डिजिट है इससे भी, इस पर भी डायरेक्टली कर पाना बहुत मुश्किल है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे? मान लो इसमें से भी हम कर देते हैं डिलिमिट। 100 स्कूल्स हैं, टोटल 100 स्कूल्स हैं, हम 10 लेंगे सरकारी और 20 लेंगे हम प्राइवेट। यानी इसका 10% और इसका भी 10%। तो देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग हुई ना, एक ही प्रोपोर्शन में हमने लिया 10% ऑफ दी प्राइवेट स्कूल एंड 10% ऑफ दी गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। लेकिन अभी उस पर हम बाद में चलेंगे। अभी आप बस इतना सिंपल सा जानो, यहाँ पर हमारे पास कानपुर में एक एस्टिमेटेड 100 गवर्नमेंट है और 200 प्राइवेट है। अब इसमें पढ़ने वाले 50,000 विद्यार्थी हैं, मान लिया इतने सारे विद्यार्थी, 50,000 तो नहीं, तो हम क्या करेंगे? स्कूल की संख्या सीमित कर देंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, एनर्जी एंड मनी टेम अप्रोच। भाई 2 साल है आपके पास, 2 साल में इतने लोगों से डेटा ही नहीं कलेक्ट कर पाएंगे, एनर्जी भी चाहिए और पैसे भी चाहिए कलेक्ट करने। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपने हम जो रिसर्च को डिलिमिट कर लेते हैं। तो हमने 10 लिए इधर और 20 लिए उधर। अब इन 10 स्कूलों में मान लिया 100 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ कितने हो गए? 1000। अरे बोलो। yes, और यहाँ 20 स्कूलों में भी 200 मान लो तो 4000। तो कितना हो गया? 5000। तो ये हमारा सैंपल है। क्या हुआ? समझ में आ गई बात?
अरे बोलो। तो हमारा सैंपल साइज 5000 है, लेकिन हमारी जो पूरी जनसंख्या है वो 50,000 है। समझ में आई बात? ये तो मैंने 10% बताया आपको चूज करना है। बेसिकली एक थंब रूल मान के चलते हैं कि सैंपल शुड बी 30% ऑफ द होल पॉपुलेशन। अगर आप एक अच्छा शोध करना चाहते हैं तो मिनिमम 30% आपका सैंपल होना चाहिए। मान लिया अगर 100 है तो 30, 1000 है तो 300 और 10,000 है तो 3000 बच्चे होने चाहिए, और 50,000 है तो 15,000 बच्चे आपको लेने चाहिए। ये मोटा सा एनालिसिस है। समझ में आ गई बात? यहाँ 5,000 ले लिए, अब 5,000 में भी बड़ा मुश्किल है कर पाना। ठीक है, तो हम स्कूल की संख्या अपने हिसाब से कम करते जा सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा कर। ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ ये जो 5,000 बच्चे चुने जाने हैं, इन 5,000 बच्चों में उन 50,000 बच्चों की क्वालिटीज हों, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सैंपलिंग अपना, समझ में आई बात? यानी हम 50, हमारे पास दो चॉइसेस है। या तो हम सारे के सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू बी सिलेक्ट एज एन सैंपल, समझ में आ रही है बात? और या तो हम आर्बिट्रेटली या पर्पसिवली हम सैंपल को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या पर्पसिवली किसी को भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात? यानी कि सैंपलिंग प्रक्रिया के दो प्रकार होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गई बात? तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसमें आप जितनी भी यूनिट्स हैं पॉपुलेशन की, उनको आप इक्वल चांस दे रहे हैं, किसी को भी रैंडमली आप चुन सकते हो। करेक्ट बात है? लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, आप आर्बिट्रेटली, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, आप कैसे भी किसी को भी आप चूज कर ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, जिससे हम क्या तय करते हैं कि ये जो सैंपलिंग है या ये जो सैंपल चूज होकर आ रहा है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन अपनी जनसंख्या का, अपना पॉपुलेशन का कर रहा है। समझ में आ गई बात? ये हो गई सैंपलिंग प्रोसीजर। तो सैंपल का आपको बताना पड़ेगा, सैंपलिंग में भी आपको सैंपलिंग प्रोसीजर में लिखना पड़ेगा, इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल यूज या विल अप्लाई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, जैसा आपका टाइप। करेक्ट बात? इन दिस केस वी कुड यूज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नो प्रॉब्लम। करेक्ट? सो फिर फोर्थ क्या आ गया आपका? लास्ट वाला क्या? टूल्स। अगला क्या है? टूल्स है। तो टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, वी हैव टू वेरिएबल्स, पर्सनालिटी एंड वैल्यू। तो if tools are available on both the variable, we can consider जो रेडीमेडली अवेलेबल है आप उनको ले सकते हैं। नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन है या डिफरेंट एजेंसीज हैं जहां पर बनते हैं टूल, वहां से हमने सीधे क्वेश्चन उठाया, अपना लिया, डेटा भरवाया और कर दिया। तो आप लिख देंगे वेरिएबल वाइज, आप टूल लिखेंगे, उनके नाम लिख देंगे कि इनको यूज किया जाए। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लिख देंगे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड टूल विल बी यूज्ड, आप खुद बनाएंगे और बना के उसको करेंगे। समझ में आ गई बात? फिर ट्रीटमेंट ऑफ डेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो टाइप ऑफ रिसर्च है, जो अप्रोच ऑफ रिसर्च है वो डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव है। तो मीन, एसडीटी, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, टी टेस्ट या जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर होंगे वही तो अप्लाई होंगे हो, क्योंकि वी आर यूजिंग क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ अप्रोच, सर्वे मेथड्स। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम अपने रिसर्च प्रपोजल के मेथोडोलॉजी पार्ट को प्रपोज कर सकते हैं। थैंक यू।